नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्याओं पर बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हम दर्शकों को बता दें कि फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय राजनीति से संबंधित है। बहुत सारे लोगों की मंशा होती है पंडित जी की वो राजनीति में जाएं, लेकिन हर बार कहा जाता है कि जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा तब तक आप किसी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, और यदि आप प्रवेश कर भी लें तो उसमें निरंतरता बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे आचार्य जी की ज्योतिष शास्त्र में राजनीति का योग किस तरह से देखा जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आज से बहुत समय पहले की बात है, राजनीति एक सामाजिक कार्य था और राजनीति में लोग तभी आते थे जब वो कोई सोशल वर्क करना चाहते थे। लेकिन आज के संदर्भ में राजनीति भी एक करियर के जैसा भी हो गया है और बहुत सारे लोग राजनीति को करियर के रूप में लेने लगते हैं। तो जहाँ तक अगर आपको राजनीति का संबंध है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को राजनीति का कारक माना जाता है। जिसकी पत्रिका में राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, प्रबल रहती है, तो इस बात का संकेत मिलता है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं राजनीति से किसी न किसी प्रकार का संबंध रहेगा। मूल रूप से हमारी पत्रिका में दसम भाव जो कि कर्म स्थान है, कर्म स्थान पर अगर कहीं ना कहीं राहु है तो ऐसी स्थिति में राजनीति का प्रबल योग बनता है। इसके साथ ही अगर आपकी पत्रिका में 10वें घर पे, 11वां घर पे, तीसरा घर पे, लग्न में, पंचम भाव और सप्तम भाव, ये 5 से 6 घर ऐसे घर हैं, अगर इन घरों पर अगर राहु रहता है तो आपकी पत्रिका में राजनीति का प्रबल योग बनता है। तो जो भी जातक, जो भी बच्चे अगर जिनकी पत्रिका में इन भावों में राहु है, जैसे कि हमने आपको बताया 10वां, 11वां, तीसरा, 5वां, 7वां, इन भावों में रहेगा तो कहीं ना कहीं आप राजनीति में जा सकते हैं, उसे कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। अब यहाँ ये डिपेंड करता है कि इसको और अपन और अंदर गहराई पर जाकर देख सकते हैं कि राजनीति तो है, लेकिन राजनीति में भी कई क्षेत्रों पे आप काम कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे राजनेता हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, कोई सोशल मिनिस्टर बन जाता है, तो कोई किसी और क्षेत्र पे ट्रेवलिंग का काम देखता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन का काम देखता है। तो जब किसी की पत्रिका में राहु का प्रभाव अगर 10वें भाव से हो गया, 11 भाव से हो गया, उसके साथ ही किसी और ग्रह का भी अगर उस पर प्रभाव है, जैसा गुरु का प्रभाव अगर राहु पर हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र पर शिक्षा मंत्री बन सकता है, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र पर कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से अगर वो बुद्ध से संबंधित हो गया तो फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। इस प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम हर पहलू को समझ सकते हैं कि इस जीवन में वो किस प्रकार का कार्य करेगा। बिल्कुल, ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं आचार्य जी, जिनसे कि व्यक्ति की जो कुंडली है वो मजबूत की जा सकती है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि शुरुआती तौर पर कुंडली कमजोर है, लेकिन बाद में उसे हम मजबूत कैसे करें, इस पर बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से, आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। सबसे पहले जिनके भी विषय में आपका प्रश्न है उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं स्पष्ट। जी जी आनंद जी, नमस्कार। नमस्कार जी। 23/12/1987, 23/12/1987 का जन्म है आपका। रात्रि 1:45, रात के 1:45 का जन्म है। जन्म स्थान देवघर, झारखंड। देवघर, झारखंड। जी, क्या जानना चाहते हैं आप, प्रश्न करें। का रोजी रोजिया में बहुत दिक्कत हो रहा है, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं चल रहा है, कब से बढ़िया चले? जी बिल्कुल ठीक है। आपका जो पत्रिका है, इस पत्रिका के हिसाब से आर्थिक क्षेत्र में दिक्कत तो आपकी पत्रिका में दिख ही रहा है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी कार्य से कहीं ना कहीं आपको अलग होने को दिखाई देता है, या कोई नया कार्य करने को दिखाई देता है, कार्य में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई देता है। अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त के बीच का जो समय रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो समय रहेगा आपके जीवन में, यहाँ पर आपको कुछ सुधार उसमें देखने को मिलेगा।
और हो सकता है कि वो चीज़ें फिर से वापस बनने का प्रयास करें। लेकिन आपकी पत्रिका में आने वाला 1 से 1.5 साल बहुत अच्छा नहीं है। आप 7.5 शनि के दौर से भी गुजर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ उपाय आप करें तो जिससे आपको लाभ मिलेगा। एक मैं उपाय आपको बताता हूँ, शनि से संबंधित उपाय आप करिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो 1.5 साल आपको काफ़ी दिक्कत है, लेकिन मैंने आपको टुकड़ों में भी बताया कि किस किस समय पे आपको दिक्कत रहेगा, किस समय आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक काम करना है, एक काले रंग का धागा आपको लेना है और आपकी लंबाई का 8 गुना लेना है। मान के चलिए 5 फीट आपकी हाइट है तो 8 पंचे 40 फीट बिना गांठ वाला धागा लेना है। उसको शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है और वहाँ जाकर एक सरसों तेल का दीपक जलाना है और उस धागे को एंटी क्लॉकवाइज आपको उस पीपल के पेड़ में बांध देना है और वहाँ प्रार्थना करनी है कि जो भी आपसे किसी भी प्रकार की जो भी दिक्कत है उसका समाधान हो जाए। इस प्रकार कम से कम 8 शनिवार आपको करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको 8 शनिवार करना है पूरा। कई बार आप 1 या 2 शनिवार करके छोड़ देंगे तो आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। 8 शनिवार आप करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आने वाले समय में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आप एक काम करिएगा, एक हरे रंग का पन्ना 3.5 कैरेट के आसपास का किसी भी बुधवार के दिन लिटिल फिंगर में आप छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। तो ये 2 उपाय करिए, आने वाले समय में 3 से 4 महीने लगेगा इन सब में, लेकिन आपको धीरे धीरे इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं आनंद जी और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद। उनके नंबर हम लगातार इस कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आचार्य जी गाजियाबाद से विनोद जी, बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में आपका। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बेटे का नाम है ऋषभ कुमार शर्मा। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93, 1 अगस्त 1993। जी समय है 8:15 सुबह। जी जन्म स्थान 8:15 सुबह। जी जन्म स्थान खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी ऐसा है, ये इस वक्त सहायक अध्यापक है जी। ये अपनी नौकरी इसकी दूर है, ये यहाँ से 1000 किलोमीटर है। ये वहाँ पर परेशान है, वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ये अपनी नौकरी बदलना चाहता है। क्या इसका किसी दूसरी नौकरी में मतलब चयन हो जाएगा? प्रशासनिक सेवा में चाहता है ये जी। और दूसरा प्रश्न पंडित जी ये है कि इसकी शादी भी विलम्ब हो रही है। इस वक्त ये 28 साल का हो चुका है। क्या इसकी शादी इसकी मर्जी से होगी और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बस पंडित जी 2 क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए ठीक है। सबसे पहले तो आपने कहा कि नौकरी के बारे में आपने जानना चाहा, तो प्रशासनिक सेवा का योग जरा कमज़ोर है, इसे काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा तब ये प्रशासनिक सेवा में आ पाएगा। नौकरी करेगा, नौकरी का योग तो पत्रिका में है और ये पत्रिका के हिसाब से ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन सरकारी सेवा का योग पत्रिका में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसका भी उपाय मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप इसका लाभ ले सकें। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि क्या ये स्थान बदल पाएगा, तो इस पत्रिका में वर्तमान समय में तो बहुत स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है कि स्थान बदल पाएगा, लेकिन अगस्त 2022 पार करने के बाद 1 वर्ष का जो समय रहेगा, अक्टूबर नवंबर 2022 या तो फिर मई या जून 2023, इस दौरान इसके पत्रिका में एक बार स्थान परिवर्तन या कार्य में बदलाव का संकेत मिलता है। दूसरा प्रश्न आपने किया शादी के बारे में, तो शादी के बारे में इसकी पत्रिका में शादी का योग प्रारंभ हो गया है। 2022 में आंशिक योग है, लेकिन 2023 में संभावना रहेगा कि इसकी शादी हो जाएगी। 22 में आंशिक योग है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपने एक प्रश्न और पूरक प्रश्न किया है कि क्या इसकी पसंद से शादी होगी, तो जैसा कि आपके बालक की पत्रिका को मैं देख पा रहा हूँ, इसमें पसंद तो दिखता है लेकिन उससे शादी हो पाना पत्रिका में मुश्किल दिखता है। काफ़ी ज़्यादा विवाद हो सकता है, या तो आपकी तरफ से या तो उनके घर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा दिखाई देता है। इन सब का उपाय मैं आपको 2-3 रत्नों और यंत्रों के माध्यम से बताता हूँ। तो इनको एक काम करिए, एक माणक की अंगूठी पहनाइए, 5.5 कैरेट का माणक, किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में आपको रिंग फिंगर अनामिका में धारण कराना है। 5.5 कैरेट का माणक सोना या पंचधातु में पहनाइए। दूसरा, इनको एक पुखराज रत्न आप धारण कराइए, करीब करीब 5 से 5.5 कैरेट का, किसी भी गुरुवार के दिन तर्जनी में सुबह 6 से 8 के बीच में इंडेक्स फिंगर तर्जनी में आप धारण कराइए। 2 रत्न आप धारण करा दीजिए। साथ इनकी पत्रिका के हिसाब से आपको 2 से 3 ग्रहों का आपको उपाय करना है। तो शनि और राहु का इनका एक बार आप उपाय करवा लीजिए। 2 ग्रह का आप उपाय करेंगे तो शादी भी इसका जो समय हमने बताया उसी समय के दौरान हो जाएगा, और नौकरी में भी जो बाधा है इसे लग रहा है उसका भी आपको लाभ देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं विनोद जी, निश्चित तौर पर आपके बालक को सफलता मिल सकती है। किसी और समस्या का समाधान चाहते हैं आचार्य जी से दर्शक, तो लगातार स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उनके, जिन पर आप संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर। आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राजनीति में ज्योतिष शास्त्र किस तरह से उपयोगी साबित होता है, और जिस तरह से आपने हमें बताया कि जातक की कुंडली में किन घरों को देखा जाता है जिसके आधार पर यह तय होता है कि वो राजनीति में कितना मजबूत साबित होगा। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है आचार्य जी कि बहुत सारे लोगों की मंशा तो होती है राजनीति में जाने की, लेकिन अगर कुंडली ही उनकी कमजोर है, कुंडली में जो घर है वो सही भाव में नहीं बैठे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। ऐसे में क्या तमाम उपाय किए जा सकते हैं जिससे जो जातक है उसे उन्नति इस क्षेत्र में मिल सके, वो सफल हो सके? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि राजनीति के प्रति एक आकर्षण लोगों के मन में अब है और बहुत सारे लोग इसे करियर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में आपके प्रारब्ध से अगर राजनीति का प्रभाव नहीं है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलता है। तो आपकी पत्रिका से तो पहले समझना होगा कि आपकी पत्रिका में राजनीति का योग कितना प्रबल है। जैसे कि हमने आपको पहले भी योगों के बारे में बताया कि इन योगों में काफ़ी कारक रहता है। कई बार देखा गया है कि राहु की जगह शनि भी अगर उस स्थान पर हो तभी भी लोगों को काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। अगर पत्रिका में राहु के साथ साथ सूर्य की स्थिति भी अच्छी रहे तो व्यक्ति क्या है काफ़ी नाम कमा पाता है। लेकिन अगर पत्रिका में राहु के साथ सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति उतना नाम नहीं कमा पाता। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति कैसी है, और फिर इसके आधार पर हमें दशाओं को भी देखना पड़ेगा कि किन समय में आपको इसका लाभ आपको लेना है। उस ग्रह से संबंधित रत्न हमें धारण करने होंगे, कुछ अनुष्ठान भी करने पड़ेंगे, यंत्र और तंत्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ज्योतिष के उपायों के द्वारा भी आप इसको मजबूत कर सकते हैं। आप मजबूत कर सकते हैं, पूरा बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन हमारे प्रारब्ध के हिसाब से है। तो बिल्कुल जो कार्यक्षेत्र प्रकृति के द्वारा आपके लिए तय किया हुआ है उसी के दायरे में रह के आप काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों की पत्रिका में देखा कि राजनीति का योग, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ कार्य करते हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आ पाते। तब आपको क्या करना चाहिए कि आप राजनीति का लाभ लेना चाहिए। आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डालिए, बड़ा व्यापार करिए और राजनीति को सहयोग लीजिए। आप राजनीति में मत जाइए। अगर आपकी पत्रिका में राहु और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या आपकी पत्रिका ये बता रहा है कि आपको राजनीति में लाभ नहीं है, तो आपको साइड में रह के आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लाभ मिलेगा इसका। बिल्कुल आचार्य जी, वहीं क्या इस क्षेत्र में आने के लिए किसी तरह के रत्न और उपरत्न भी यदि कोई मनुष्य धारण करता है तो उसे कुछ बेहतरी मिल सकती है, कुछ सफलता मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, राहु का जो रत्न है वो है गोमेद। तो गोमेद से इस क्षेत्र में हमें लाभ मिलता है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पत्रिका में अच्छा है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप राजनीति का योग तो आपकी पत्रिका में है लेकिन योग थोड़ा कमज़ोर है, तो उस स्थिति में हम इन उपाय करके और उसको लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, 12वें घर पे बैठा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में हमें संभल कर उपयोग करना चाहिए। इसलिए सिर्फ आप किसी प्रोग्राम को देखकर, जैसा कि हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, राहु के बारे में चर्चा करें, तो सिर्फ आप कोई राजनीति में जाना चाहता है और सिर्फ इसी आधार पर और गोमेद रत्न धारण करता है, तो कई बार इसका दुष्परिणाम भी उसको देखने को मिल सकता है या किसी प्रकार की क्षति भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी पत्रिका किसी अच्छे आचार्य से दिखाइए और फिर उसके आधार पर यह तय होगा कि आपको गोमेद पहनाना है या नहीं पहनाना, या नीलम पहनाना या नहीं पहनाया, और फिर किन ग्रहों को शांत करना है। क्योंकि एक बार में हम एक ग्रह को मजबूत करते हैं तो कुछ ग्रह उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो उस स्थिति में दूसरे ग्रहों की हमें शांति करनी पड़ती। तो एक कंप्लीट विश्लेषण करना पड़ता है। पूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि किन ग्रहों का रत्न आपको धारण कराना और किन ग्रहों की आपकी शांति करनी है। बिल्कुल, और यदि दर्शक चाहें तो इस संबंध में आचार्य जी से भी निजी परामर्श ले सकते हैं। लगातार उनके पास दर्शकों के फ़ोन भी आते हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ भी उनसे मिलता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स भी आचार्य जी आपके ऐसे हैं जो राजनीति में हैं। और आपने यहाँ पर जिक्र भी किया एक यंत्र का। ये यंत्र क्या होता है? क्योंकि अभी तक हमने रत्नों और उपरत्नों के बारे में जानकारी आपसे ली है, लेकिन इस यंत्र की क्या विशेषता होती है और किस तरह से मनुष्य को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए ये सहायक होता है, इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। जी, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ग्रहों का जो भी उपचार करते हैं उसमें 3 प्रकार के चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, यंत्र, मंत्र, तंत्र। तो यंत्र क्या होता है? यंत्र एक प्रकार के रचना होती है जो बिंदुओं के आधार पर, अंकों के आधार पर एक प्रकार की रचना होती है। हमारे शास्त्रों में काफ़ी विस्तार से यंत्रों के बारे में दिया गया है, जैसे कि व्यापार वृद्धि यंत्र है, प्रमोशन का यंत्र है, बाहरी परेशानी से बचाने का यंत्र। तो इस प्रकार से यंत्र के माध्यम से भी काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। इसी प्रकार तंत्र के खंड में, तंत्रों में बहुत सारे अनुष्ठान हैं, जैसा कि बगलामुखी अनुष्ठान है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान है। तो ये अलग अलग अनुष्ठान अलग अलग कार्य के निमित्त किया जाता है।
तो इस प्रकार से, और फिर एक पहलू इसका आता है रत्न, तो रत्न के आधार पर भी हम उपचार कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी किसी की पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो कुछ जगह पे रत्नों का लाभ लेना पड़ता है, कुछ जगह पे आपको यंत्रों का लाभ लेना पड़ता है, कुछ जगह तंत्र का लाभ लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपकी पत्रिका के आधार पर यह तय होता है कि आपको किस प्रकार का इलाज चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो किसी को आयुर्वेद से लाभ मिलता है, किसी को होम्योपैथी से लाभ मिलता है, किसी को एलोपैथी से लाभ मिलता है, किसी को नेचुरोपैथी से लाभ मिलता है। अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग पैथी ज़्यादा कारगर साबित होती है। इसीलिए जब आपको ज्योतिष का समाधान प्राप्त करना है तो आपकी पत्रिका के हिसाब से तय होता है कि किस प्रकार का रत्न, यंत्र, मंत्र, तंत्र का प्रयोग किया जाए ताकि जिससे आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छे आचार्य से व्यक्तिगत संपर्क करना चाहिए। जी बिल्कुल। और दर्शक, इस वक्त भी हम इस स्क्रीन पर लगातार नंबर हम अपने फ्लैश कर रहे हैं। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं और किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं या फिर इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आचार्य जी से आप निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के दौरान पूछ पाएंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद आप व्यक्तिगत परामर्श भी आचार्य जी से ले सकते हैं। उनके निजी नंबर भी हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। आचार्य जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यंत्र, मंत्र और तंत्र की बात हमने जब की है तो इसके अलावा क्या कोई ऐसे विशेष आराध्य देव होते हैं या फिर कोई ऐसा शक्तिलिंग होता है जिसकी भी उपासना यदि जातक करे तो उसके जीवन में उन्नति मिल सके इस क्षेत्र में आने के लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और विशेष रूप से हर ग्रह के कोई कारक देवता हैं। तो जहाँ तक राहु का संबंध है तो राहु का कारक देवताओं को भैरव को माना गया है। तो अगर आपको राजनीति में लाभ लेना है और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप भैरव जी की साधना करिए। भैरव के कई रूप में बटुक भैरव है, काल भैरव है, अलग अलग प्रकार से भैरवों के, अष्ट भैरव के बारे में भी कहा गया है। तो आपको भैरव के अलग अलग रूप की आराधना करनी चाहिए। और जहाँ तक देखा गया भैरव जी एक प्रकार से शिव जी का ही अंश है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको शिव जी की आराधना करेंगे तो भी इसमें लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको भैरव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, और इसके साथ ही हर व्यक्ति का कोई ना कोई कुल देवी देवता होता है। तो सबसे पहले जब भी अपने जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पितरों का अनुष्ठान करिए, पितरों के साथ कुल देवी देवता का करिए। उसके बाद फिर जिस भी देवी देवता का आप करना चाहेंगे करेंगे, तब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आप किसी देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए कई बार देखा गया कि पितृ हमारे उसमें बाधक बन जाते हैं या तो हमारे कुल देवी देवता हमारे बाधक बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, उसके बाद आपके कुल देवी देवताओं को तृप्त करना चाहिए। इसके बाद फिर जिस देवी देवता की भी आपको आराधना करनी है, जो आपके पत्रिका में जो ग्रह से आपको दिक्कत है उसके संबंधित जो भी देवी देवता है उनकी आप आराधना करेंगे तो आप ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि आप यदि यंत्रों को भी आप इस्तेमाल में लाएं, रत्न भी धारण करें। इसके अलावा यदि आप आराध्य देव की उपासना करें तो हमको लगता है आचार्य जी के निश्चित तौर पर जो विभिन्न राशि के जातक हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, जिस तरह से आपने तमाम बातें बताई हैं, राजनीति में प्रवेश किस तरह से हो, किस तरह से हम कुंडली को मजबूत करें और कुंडली का परामर्श लें, उसके बाद हम ये तय करें कि हम राजनीति में जा सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति राजनीति में पहुंच गया लेकिन स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं किसी क्षेत्र में जाना बहुत आसान होता है लेकिन एक स्थायित्व को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। ऐसे में इस स्थिति में क्या करना चाहिए मनुष्य को जिससे जो स्थायित्व है वो उसे अपने जीवन में मिल सके, एक स्थापित वो अपने जीवन में हो सके इस क्षेत्र को लेकर? बिल्कुल, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी दशाएं कैसे चल रही है। अगर अच्छे ग्रहों की दशा है तो आपको लाभ मिलेगा और बुरे ग्रहों की दशा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको एक टाइम पीरियड पता चल जाता है कि आने वाला 1 से 2 साल या 3 साल या फिर 2 महीना 3 महीना जहाँ आपका बुरा है, उस समय फिर उन बुरे ग्रहों की दशाओं को शांत करने के लिए आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करा सकते हैं। यंत्रों के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से भी आप इसको उपाय कर सकते हैं। तो पहला आपको समझना होगा कि पत्रिका के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि कब आपका समय अच्छा हो रहा है। दूसरा, अगर आपके समय ठीक चल रहा है उसको और अच्छा करना है तो उस स्थिति में भी किसी भी प्रकार के रत्नों को धारण कर या किसी प्रकार का अनुष्ठान करके भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपकी पत्रिकाओं में देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपका बाधक है और कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है। जो भी कारक ग्रह हैं हमेशा उनके रत्न आपको धारण करना चाहिए अगर आपकी पत्रिका में योग कारक हैं। और जो ग्रह आपके लिए बाधक हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी किसी भी प्रकार से आप शांति करा सकते हैं। उनके मंत्रों के द्वारा शांति करा लीजिए या फिर आवश्यकता अनुसार आप बगलामुखी, माता बगलामुखी का, महामृत्यु जयंती का, इस प्रकार बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। उन अनुष्ठानों के माध्यम से अगर जब भी आप उपाय करते हैं तब आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन में जो भी बाधा है
जहाँ जहाँ तक राजनीति का संबंध है वहाँ पर आपको उसमें पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा और आप काफ़ी तरक्की कर पाएंगे आगे जाकर। बिल्कुल। आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ या विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में ज्योतिषीय आधार पर, जिससे ये माना जा सके कि वो राजनीति में स्थापित हो सकता है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में उसे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता मिल सकती है। और साथ ही आप ये भी बताएं कि कौन कौन से ऐसे जातक होते हैं जिन्हें इस क्षेत्र में जाने से परहेज करना चाहिए या फिर इस क्षेत्र की ओर रुख नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीति का जहाँ तक संबंध राहु से है तो राहु को तिकड़मी ग्रह कहा गया है और वो तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश करता है और अपने पक्ष में कार्य करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति तिकड़मी प्रकृति का होता है वो अच्छा कर पाता है। लेकिन इसके विपरीत भी हम देखेंगे कि हमारे देश में और विदेश में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लीक से हटकर कार्य किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में हम देख सकते हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में देख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के बारे में देख सकते हैं कि जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से आकर भी राजनीति में एक अलग अपना मुकाम स्थापित किया, जो इसकी प्रेरणा पूरे देशवासियों को मिलती है उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप हर क्षेत्र में भी आपको अच्छा करना होगा। और जहाँ तक राहु का संबंध है वो तिकड़मी है, लेकिन अगर मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, अगर गुरु के प्रभाव में है तो व्यक्ति शिक्षा के संबंधित क्षेत्र में कर सकता है, ज्ञान के संबंधित क्षेत्र में कर सकता है, समाज के संबंधित क्षेत्र में कर सकता है, सोशल वर्क कर सकता है। तो व्यक्ति विशेष को भी इस बात का सोचना चाहिए कि आप जिस भी क्षेत्र पर रहें, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापारिक हो या नौकरी करते हो, कहीं ना कहीं आपका जीवन और लोगों के लिए भी बना है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने स्वयं के साथ साथ, घर परिवार के साथ साथ, अगर हम सामाजिक कार्य भी करें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जीव जंतुओं के लिए काम करें, दूसरे लोगों के लिए काम करें, गरीबों की मदद करें, तो कहीं ना कहीं आप जिस भी क्षेत्र पे हों, हर क्षेत्र में ईश्वर आपकी मदद करेगा और जिस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे उसमें एक अलग मुकाम पर पहुंच जाएंगे और लोग आपको न सिर्फ इस जन्म में, आने वाले हजारों वर्षों तक लोग आपको याद रखेंगे। बिल्कुल, और काम ऐसा ही करना चाहिए कि लोग आपको दुआएं दें, आपकी बात करें तो सकारात्मक तौर पर आपकी चर्चा हो। आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में। ग्वालियर से अश्विनी है। अश्विनी जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी सर, मेरा जन्म सर दतिया में हुआ है और डेट ऑफ बर्थ 26/11/93। 26/11/1993 जी, और समय है जी सुबह के 10:10। 10:10 सुबह का जन्म है। स्थान जी, स्थान आपने दतिया बताया। जी, दतिया जिला है। दतिया। जी, प्रश्न करें। ये प्रश्न यही है सर कि मतलब सरकारी नौकरी तक लग जाएगी मेरी सर। अच्छा, ठीक है जी। सरकारी नौकरी का आपके पत्रिका में वैसे भी सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सरकारी नौकरी के लिए दिक्कत होगा और सूर्य की स्थिति भी 12वें घर से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पत्रिका के हिसाब से 2 उपाय मैं बताता हूँ। एक पुखराज पहनिए 5.5 कैरेट का किसी भी गुरुवार के दिन, और एक माणक की अंगूठी पहनिए रविवार के दिन 5.5 कैरेट का। ये 2 रत्न आप धारण करिए और आप प्रयास करते रहिए। आपके पत्रिका में एक अच्छा योग है, लग्न का 11वां से संबंध, तो आपको प्रयास करेंगे तो हर कार्य में सफलता दिलाएगा। लेकिन ये 2 रत्न आप धारण कर लीजिए, आपको देखेंगे कि जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। और जहाँ तक आपने समय के बारे में पूछा है तो 2023 जुलाई पार करने के बाद 3 साल का जो पीरियड रहेगा, 2023 जुलाई से लेकर 2026 जुलाई, इस दौरान संभावना रहेगी कि कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी आपको मिल सकता है। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं अश्विनी जी और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। तो आज ज्योतिष समाधान में हमने आचार्य जी से जाना कि राजनीति का किस तरह से ज्योतिष शास्त्र में संबंध देखा जाता है, कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जो मनुष्य को इस क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, और यदि आपका योग कमजोर है तो उसे किस तरह से आप मजबूत कर सकते हैं और इस क्षेत्र में अपनी पैठ जमा सकते हैं, करियर के तौर पर इसे स्थापित कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए, उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।